हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास विस्टा। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10th की तैयारी वन शॉट रिविजन्स के साथ और आज है साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे, इस चैप्टर को और इस लेक्चर सीरीज को कैसे टैकल करेंगे। मैं इसी लेक्चर के पहले थोड़ा आप लोगों का समय लूँगा इसी चीज़ को थोड़ा जानकारी देने के लिए। अभी ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर है ये 2-3 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 4-5 सब टॉपिक्स मान के चलो कि अराउंड 10 सब टॉपिक्स है। ठीक है, हम हर एक सब टॉपिक्स को टच करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी टॉपिक को मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, पूरा जो एनसीईआरटी सिलेबस होगा ये यहाँ पे कवर हो जाएगा, किसी चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ऑब्वियसली ये वन शॉट रिवीजन लेक्चर है तो हम इन डेप्थ में पूरा एक ही लाइन को हम लोग नहीं पकड़ेंगे। हम लोग सिर्फ जो सीस्ट है, जो उसका समरी है वैसे समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम ये लेक्चर देखोगे तो तुम्हें इस चैप्टर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, इस चैप्टर के बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें भरपूर नॉलेज मिलेगा, इनफ नॉलेज मिलेगा ताकि तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। लेकिन हम लोग पूरा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो और एग्जांपल्स भी मैं थोड़ा लिमिटेड ही दूंगा क्योंकि टाइम का भी कॉन्स्टेंट्स है और ये वन शॉट लेक्चर है, ये तुम लोगों का रिवीजन के लिए है। ठीक है, और अगर तुम्हें पूरा लेक्चर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा लास्ट तक बने रहना, उसके बारे में हम लोग लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर को शुरू करते हैं और चैप्टर का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अभी ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यहाँ पे तो मैंने डेफिनेशन दे दिया, लेकिन डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अभी केमिकल रिएक्शन है कि सपोज कुछ एक चीज़ है। ठीक है, कुछ भी एक चीज़ है, सपोज एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है प्लस उसके साथ एक सर्कल है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के एक ऐसा बॉक्स बन गया जो दिखने में सर्कल जैसा है। ठीक है, मतलब इन दोनों का थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, लेकिन ये दूसरा ही कुछ एक चीज़ बन गया। ठीक है, मतलब दिखने में थोड़ा बॉक्स की जैसा भी है, दिखने में थोड़ा सर्कल की जैसा भी है, लेकिन एकदम उनके जैसा ही नहीं है। उसका प्रॉपर्टीज अलग है, वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन बना हुआ है इन दोनों चीज़ से। ये तुम्हें पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें से ही बना हुआ होगा। तो इसी टाइप के चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, जब कुछ चीज़ कॉम्बाइन होते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं, नया प्रोडक्ट्स कुछ बनता है। आइदर दो चीज़ ऐड होके या फिर दो चीज़ तोड़ के, मतलब एक चीज़ तोड़ के नया चीज़ या 3 नया चीज़ बन गया, या फिर 2-3 चीज़ ऐड होके एक नया चीज़ बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि सबको ये केमिकल रिएक्शन तो पता ही होगा, तुम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा और तुम्हें पता भी होगा कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तब H2O बन जाता है, और H2 क्या है, वाटर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये जो वाटर बन गया ये तो तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। लेकिन अगर तुम देखोगे ना तो ये जो हाइड्रोजन है ना ये भी गैस है, ये जो ऑक्सीजन है ना ये भी गैस है, लेकिन ये जो वाटर है ये तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये लिक्विड है। तो मतलब बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही, लेकिन दो गैस से बना हुआ एक चीज लिक्विड फॉर्म में है। तो समझ रहे हो ना क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा चेंज हो गया, जो गैस था वो लिक्विड बन गया। और उसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होता है और कुछ क्या चीज़ चेंज होता है या नहीं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा डेफिनेशन की तरफ नजर देते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, कुछ नया सब्सटेंस बन गया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बनता है रिएक्टेंट से विथ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली यहाँ पे देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, गैस था और गैस था अब क्या बन गया, लिक्विड बन गया। द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स आइदर ब्रेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, या फिर दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, नया केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हुआ, दो प्लस होके एक नया चीज बन गया, दो जोड़ के एक नया चीज बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, नया केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज तोड़ के दो अलग अलग केमिकल्स बन गया, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गया, तब हम क्या बोलेंगे कि ब्रेक हो गया बॉन्ड्स। ठीक है,
तो ये है केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। अभी ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए 4 चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं। 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 ऐसे चेंजेस है जो हम देखते हैं। क्या होता है? पहले का क्या हुआ? चेंज इन स्टेट। इसका एक एग्जांपल है, अगर तुम लोग HCl, ये केमिकल है जो गैस स्टेट में रहता है, प्लस NH3, ये भी एक केमिकल है जो कि गैस स्टेट में रहता है। इसको अगर तुम लोग कंबाइन कर दोगे तो ये एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा NH4Cl, और ये क्रिस्टल्स होता है, ठीक है, ये क्रिस्टल्स होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल यूज़ करूँगा ना, वो मैं ट्राई करूँगा कि बुक से ही लेने के लिए, ठीक है। अगर बुक में 1-2 नहीं रहता है तो इजी मैं एग्जाम्पल्स ही तुम लोगों को मेंशन करूँगा, ठीक है, क्योंकि बुक के बाहर से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आता, और अभी हम लोगों के लिए ज़्यादा जानना भी अभी मतलब रिविजन क्लास में इतना ज़रूरी नहीं है। अगर इन डेप्थ में पढ़ना होगा तब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट, इसका और एक एग्जाम्पल तो अभी तुम लोगों ने देखा ही था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस था, वो दोनों कंबाइन होके एक लिक्विड बन रहा है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ? चेंज इन स्टेट हो गया। फिर चेंज इन कलर भी हो सकता है। चेंज इन कलर मतलब इसका एक एग्जांपल है आयरन प्लस CuSO4। ये जो CuSO4 है ना, ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ये अगर रिएक्ट करेंगे ना तो FeSO4 क्रिएट हो जाता है जो कि ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, प्लस Cu। क्या हुआ? ब्लू कलर का जो लिक्विड था, ब्लू कलर का जो केमिकल था, जो सोल्यूशन था, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये भी बोल सकते हैं कि कलर अगर चेंज हो रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, Zn प्लस H2SO4, H2SO4 तुम लोगों को पता होगा, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट गिव्स ZnSO4 एज प्रोडक्ट एंड H2 गैस एज प्रोडक्ट। ये जो गैस, हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन हो रहा है ना, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में। तो अगर तुम देख रहे हो कि हाइड्रोजन, कुछ भी गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या कुछ भी और गैस हो सकता है, वो अगर गैस निकल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, क्योंकि गैस तो निकल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो रहा है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का एक डे टू डे एग्जाम्पल हो सकता है, अगर किसी के घर में तुम लोग या फिर दुकान में देखते होगे, या फिर आसपास में कभी भी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जो लोग पान खाते हैं ना, पान में क्या देता है? चूना देते हैं, ठीक है, चून देते हैं। ये जो चूना, ये चून, ये तो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में आता है, फिर उसको वाटर के साथ घोलते हैं। जब वाटर के साथ घोलते हैं ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बॉयल हो रहा है। या फिर तुम अगर टच मत करना, मैं बोल देता हूँ, अगर तुम कोई टच करेगा तो वो उसको फील आ जाएगा कि ये जो जिस पतीले में वो बनता है ना, जिस कंटेनर में वो रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन मतलब पूरा गर्म हो जाता है वो कंटेनर। मतलब क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो हीट निकल रहा है, ये जो CaO मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर H2O वाटर रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना जब बनता है तब हीट इवॉल्व होता है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी अगर होता है तब भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, याद रहेगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है? यहाँ पे याद रखना कि जब सपोज कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो कंबाइन होके क्या बनता है? वाटर बनता है। ये हम सबको पता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बनता है। तो इस मामले में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, ये दो चीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इन दोनों चीज को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो बना उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक अनदर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अगर सपोज इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिख देंगे, मतलब कि कभी कभी हम लोग एक केमिकल प्रोसेस अगर करेंगे तो मतलब वाटर टूट के ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस में स्प्लिट अप हो जाएंगे, तब क्या बोलेंगे? तब ये हाइड्रोजन मतलब ये वाटर क्या बन जाएगा? तब ये वाटर बन जाएगा रिएक्टेंट, एंड ये दो बन जाएंगे उसका प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये दो बन जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है? रिएक्टेंट्स आर द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे अंडरगो चेंजेस, ठीक है। वो अंडरगो चेंज, अगर उनमें चेंज आएगा तभी उस कुछ प्रोडक्ट बनेगा।
तो जिस चीज में चेंज आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो चीज चेंज होने के बाद फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लोग जनरली राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। मतलब ए प्लस बी टर्न्स टू सपोज ए बी, तो ये जो राइट हैंड साइड में जो है ना, राइट हैंड साइड में इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है जिसमें चेंज आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। ये तो नाम में ही है चैप्टर के, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये केमिकल इक्वेशंस क्या है? ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मतलब एक अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि सिर्फ ऐसे, मतलब मैं तुम्हें बोल दिया कि वाटर को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करना पड़ेगा। अभी इसको तुम इतना बड़ा लाइन नहीं लिखोगे, तो एक छोटा सा, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन में भी तुम लिख सकते हो। इतना बड़ा लाइन की जगह पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लॉन्ग अ लाइन, यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट थ्रू अनदर मीन्स, ठीक है। उसको इक्वेशन फॉर्म में जब तुम लोग लिखोगे तब उससे छोटा करके तुम लिख सकते हो। इतना बड़ा तुम नहीं लिखने से भी तुम्हें चलेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म है ना, ये एक्चुअली शॉर्ट एंड फॉर्म है। इतना बड़ा लाइन लिखने की जगह पे हम लोग छोटा करके बोल देंगे। क्या अगर तुम ऐसी एग्जाम्पल मैंने अगर दे दिया कि वाटर इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये एक स्टेटमेंट है। इसको अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टाइप्स में लिख सकते हैं। एक है वर्ड इक्वेशन और एक है सिंबल इक्वेशन, ठीक है। एक है वर्ड इक्वेशन एंड अनदर इज सिंबल इक्वेशन। अगर इसी स्टेटमेंट को हम लोग अगर वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर। ये हो गया हम लोगों का वर्ड इक्वेशन कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस गिव वाटर, ठीक है। क्या देख रहे हो ना कि 2 लाइन का जो मैंने बोला था स्टेटमेंट, वो एक लाइन के हाफ लाइन में ही हो गया। अभी इससे भी छोटा तुम लोग लिख सकते हो सिंबल इक्वेशन में। अभी तुम्हें पता होगा क्लास 8-9 में तुम लोग पढ़ के आ चुके हो कि जो केमिकल्स, जो एलिमेंट्स हैं हम लोग के आसपास, पूरे वर्ल्ड में, पूरे एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग कुछ शॉर्ट सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड उस शॉर्ट सिंबल से ही हम लोग सिंबल इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन इन सिंबल फॉर्म हम लोग उस एलिमेंट के सिंबल के साथ ही लिख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2, वाटर को हम लोग लिखते हैं H2O। अब हम लोग इसमें स्टेट भी दे सकते हैं कि कौन से स्टेट में है। ये गैस में है, ये गैसीय स्टेट में है, एंड दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो क्या पूरा जो मैंने लिखा वाटर, ठीक है, इसमें अगर मैं स्टेट भी लिख देता तो और भी बड़ा हो जाता ये स्टेटमेंट कि वाटर which is a liquid is formed by the chemical reaction between hydrogen which is a gas and oxygen which is a gas। इतना बड़ा अगर मैं स्टेटमेंट की जगह पे सिर्फ इतना लिख दूं कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइंस टू फॉर्म वाटर which is in liquid, खत्म हो गया, मेरा आधा लाइन भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस जो है ना, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जितना छोटा करके हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस जो एक सब्जेक्ट है ना, साइंस को अगर तुम लोग बाद में भी क्लास 10 के बाद भी परस्यू करोगे तो इसमें बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। बाकियों में भी पढ़ाई करना पड़ता है, आर्ट्स और कॉमर्स में भी पढ़ाई करना पड़ता है, तो साइंस में भी बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। जैसे तुम साइंस में पढ़ाई, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, ज़्यादा मैथ्स करना पड़ता है, ज़्यादा बार बार इक्वेशन लिखना पड़ता है, तो बार बार 3 लाइन 4 लाइन के लिखने की जगह हम लोग सिर्फ ऐसा इक्वेशन लिख देते हैं, तो ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए भी, पढ़ाई करने के लिए भी और समझने के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इसका रिलेशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर एक चीज का कुछ भी मास है, ठीक है, कुछ भी मास है, सपोज ये बॉक्स है, इस बॉक्स का कुछ भी मास है, एक्स मास है, तो तुम इसको ऐसे ही एक्स मास नहीं बन गया, किसी चीज से जो एक्स मास का था वो चेंज होके ये बॉक्स बन गया, और ये बॉक्स अगर चेंज हो जाएगा तब भी नेक्स्ट कुछ चीज बन जाएगा, एक बॉल बन सकता है, लेकिन उसका भी मास एक्स होगा, या फिर दो बॉल बन सकता है जिसका मास कंबाइन करने के बाद, मतलब ये इसको y इसको z लिख दो, दो मास को कंबाइन करने के बाद भी x ही मिलेगा, मतलब ये दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो तुम्हें x मास का वो बॉक्स का मास का मिल जाएगा। मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा नहीं कि x मास का एक चीज चेंज हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कुछ और चीज में बन गया तो उसका मास कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज्यादा नहीं होता किसी का मास, या फिर कम भी नहीं होता। अगर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लाइक तुमने यहाँ पे कुछ ग्राम का एक केमिकल दे दिया, सपोज 2 ग्राम का दे दिया, और एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम का दे दिया, दोनों को मिला दिया, तुम नहीं देखोगे कि यहाँ पे 5 ग्राम बन गया, नहीं, यहाँ पे 2 ग्राम मतलब 4 ग्राम ही बनेगा। अगर 5 ग्राम बन रहा है, तुमने देखा कि 5 ग्राम बन रहा है, तो फिर मतलब वहाँ पे 1 ग्राम और कुछ भी चीज ऐड हो गया। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक चीज याद भी रख सकते हो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था लेवोइजर। ठीक है, लेवोइजर इन 1774। ठीक है, लेवोइजर का जो बारे में बाद में तुम लोगों को इम्पोर्टेंट आ सकता है, मतलब हायर क्लासेस में, अभी सिर्फ याद रखने से भी होगा या नहीं याद रखने से भी होगा, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ कोरिलेशन में, वो है केमिकल इक्वेशन का बैलेंस। अब ये बैलेंस का क्या चीज है, अब ये जो बैलेंस का जो फंडा है ना, इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेरस है एक नॉर्मल अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी मैं जब तक ये लिख रहा हूँ ना, तब तक मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मामला क्या है। ये जो रिएक्शन तुम लोग देख रहे हो ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ये अनबैलेंस क्यों है पता है तुम लोगों को? नहीं पता होगा। ये अनबैलेंस क्यों ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या था, फेरस मतलब आयरन क्या है, एक आयरन है, यहाँ पे 3 बन गया, तो तुम्हें पता चल गया ना कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे एक फेरस था, यहाँ पे कैसे 3 बन गया, कुछ तो घोटाला हो रहा है। तो मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, या फिर कुछ 3 का मल्टीपल होगा, कुछ भी होगा, लेकिन बैलेंस होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स में बैलेंस होना पड़ेगा। कितना रिएक्टेंस है उतना ही प्रोडक्ट्स रहना पड़ेगा। ठीक है, यही है बैलेंसिंग का फंडा। जो अगर बैलेंस नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी बैलेंस के बाद क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग करने का प्रोसेस के बाद बन जाएगा ये बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब बहुत तरीके से तुम लोग कर सकते हो। एक है मतलब हीट एंड ट्राई मेथड, जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत सारे स्कूल्स में सिखाया जाता है। बहुत सारे क्या 99% ऑफ द स्कूल्स एंड ट्यूशंस बाकी जगहों में तुम्हें यही सिखाया गया होगा कि हीट एंड ट्राई मतलब मेथड जो है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर में जो मेथड होता है उससे करो। मैं जब स्कूल में था तब भी मैं इसी से ही करता था, क्योंकि मुझे तब नहीं पता था कि अगर कुछ ट्रिक्स होगा कि नहीं। तो ये जो हीट एंड ट्राई ये मेथड है वो पहले देख लेते हैं। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि, और ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक भी इतना मतलब ये नहीं है कि हीट एंड ट्राई मेथड से कुछ अलग है। पहले हीट एंड ट्राई मेथड देख लो, फिर ट्रिक में तुम समझ जाओगे कि कितना ईजी है। ये जो फेरस है ये यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब 1 है, और यहाँ पे फेरस क्या है 3 है, मतलब आयरन क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम लोगों को फेरस को 3 बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, खत्म। तो इसको तो कुछ बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4, मतलब यहाँ पे इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये हाइड्रोजन कितना बन गया, हाइड्रोजन कितना बन गया, हाइड्रोजन यहाँ पे बन गया 8।
गया कि नहीं? ऑक्सीजन तो 4 बन गया और ये बैलेंस हो गया, ठीक है? ये यहाँ पे भी 3 बन गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है 2, तो फिर से इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ पे फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना है 4, तो अब बन गया 8, 8 बन गया, 8 बन गया, 4 बन गया, 4 बन गया, 3 बन गया, 3 बन गया। तभी ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये बन गया हम लोगों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ये बन गया हम लोग का बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी ये जो चीज़ है, अगर तुम लोग डायरेक्ट एग्जाम हॉल में करोगे ना तो तुम लोगों को थोड़ा सा घबराहट हो सकता है अगर एग्जाम जब दे रहे हो, क्योंकि ये जो HSLC एग्जाम है ये तुम लोगों को शायद स्कूल में नहीं होगा, तुम्हारा स्कूल सेंटर नहीं भी हो सकता है, बाहर के स्कूल में भी जाके दे सकते हो, तब तुम दूसरे एनवायरनमेंट में रहोगे तो तुम्हें थोड़ा टेंशन हो सकता है, और उस टेंशन में ये हड़बड़ाहट में तुम ये गलत कर सकते हो। तो मैं फिर से वही इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है? और एक नया तरीके से हम लोग करेंगे जिसमें थोड़ा तो मतलब लेंथी होगा, लेकिन बार बार काटना नहीं पड़ेगा। इतना भी लेंथी नहीं है, देखो समझो, तुम भी इजीली कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे क्या करना, तुम कॉपी के साइड में या फिर कॉपी के वहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हो सिर्फ LHS एंड RHS, ठीक है? LHS एंड RHS याद रखना। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या केमिकल्स है? फेरस है, मतलब आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। फेरस कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। राइट हैंड साइड में फेरस है कितना है? 3 है। ऑक्सीजन है कितना है? 4 है। ओह सॉरी, हाइड्रोजन है ना, सॉरी हाइड्रोजन है कितना है? 2 है, 2। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, 4 लिख दिया। अभी हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है देख लो। फेरस को क्या बनाना है? 3 बनाना है, तो ये बन गया 3, ये हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन है 2 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे 4, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 इंटू करना पड़ेगा, तो ये बन गया 4, ये बैलेंस हो गया। अभी यहाँ पे भी तो क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है तो यहाँ पे भी तो 4 इंटू हो गया, तो ये बन गया 8। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 एंड 3 याद है? तो फेरस के साथ तो तुम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो पूरा, मतलब कुछ काटा काटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें काट छाट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो रिएक्शन दिया हुआ है तुम लोग डायरेक्ट वहाँ पे बिठा सकते हो, ठीक है? यहाँ से तुम लोगों को मैंने जो ग्रीन कलर में लिखा है वहाँ से ही तुम लोगों को बाकी सब कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या बिठाना है, क्या क्या बिठाना है। ग्रीन में क्या मिल रहा है? फेरस में 3 बिठाना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कर लेते हैं। फेरस में 3 बिठाना है, हाइड्रोजन में 4 बिठाना है, ऑक्सीजन में भी 4 बिठाना है, बिठा दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फेरस में कुछ नहीं बिठाना, हाइड्रोजन में 4 बिठाना है, हाइड्रोजन में 4 बिठा दिया और ऑक्सीजन में कुछ नहीं बिठाना, तो हो गया ये बैलेंस। देखा? मतलब तुम्हें इरेजर या फिर पेन से काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ऐसा कर लो, ट्रिक लगा लो और डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? और शायद तुम जब जितना बैलेंस करोगे ना, बहुत सारा एग्जाम्पल्स अगर तुम लोग बैलेंसिंग का कर लोगे तो तुम खुद से ही जब इक्वेशन को देखोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने से मल्टीप्लाई करने से वो आ जाएगा, ठीक है? कितने से मल्टीप्लाई करने से वो आ जाएगा, और तुम्हें वो ट्रिक्स जो है ना, ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, या फिर तुम लोग खुद से ही ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है? ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद से ही ट्रिक्स बना लेते हैं क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो तुम प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मैं तुम्हें बोल देता हूँ, जो लेक्चर के लास्ट में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल जो है उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से तुम ये शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अगर तुम लोगों के पास टेलीग्राम नहीं है या फिर डाउनलोड करने मतलब मोबाइल खुद का नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोगों का, शायद तुम लोग अपने मम्मी पापा के मोबाइल से ये लेक्चर देख रहे हो और शायद वो घर में तभी नहीं रहते, काम पे भी जा सकते, तो तुम्हें शायद वो शीट चाहिए होगा डायरेक्टली हमारे से, तो तुम लोग हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो कि अगर तुम्हें वो शीट्स चाहिए या फिर नोट्स चाहिए। उसके बारे में हम लोग बाद में और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है?
तो ये हो गया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, नोट के तौर पे तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बाद में बार बार आएगा, तो अभी लिख लो कि नोट लगा के एक चीज लिख लो कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि जिससे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। पहला होता है पीपीटी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट जो होता है ना, प्रिसिपिटेट मतलब कुछ रिएक्शन के बाद कुछ सॉलिड, मतलब दो लिक्विड को तुमने मिला दिया, लेकिन लिक्विड से ना एक सॉलिड जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दो लिक्विड को मिलाने के बाद एक सॉलिड जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जो कंटेनर में तुम लोग वो रिएक्शन कर रहे हो, एक बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, तो दो लिक्विड को मिला दिया, एक सॉलिड फॉर्म हुआ और वो नीचे सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया, मतलब कंटेनर के नीचे, टेस्ट ट्यूब के नीचे या फिर बीकर के नीचे बैठ गया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और ये जो प्रिसिपिटेट है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है ये वाला, नीचे एरो, डाउन एरो, ठीक है, नीचे डाउन एरो। देन नेक्स्ट होता है गैस। अगर गैस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी गैस होता है, तो उसको हम लोग ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो, ठीक है। देन और एक होता है हीट। हीट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को हम लोग एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी ये सब लिख लो, मैं बाद में जब आएगा तुम लोगों को एग्जाम्पल, तब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसे यूज होता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमको क्या पढ़ना है इस, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली वो चार ही है जो चार हम लोगों को अभी इसी क्लास में पढ़ना है। वो क्या है, नंबर 1 है कॉम्बिनेशन। नंबर 1 क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 is displacement reaction, displacement reaction, and number 4 is redox reaction, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रेडॉक्स, बाकी सब इजी ही है। तो इन सब को हम लोग थोड़ा डेप्थ में अभी पढ़ेंगे और शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पे क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब A प्लस B मिलके क्या बन जाता है, AB, या फिर 2 और मोर भी हो सकता है, A प्लस B प्लस C मिलके क्या बन गया, ABC। मतलब 2-3 ऐसा चीज कंबाइन होके एक नया चीज बन गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका बहुत कॉमन जो एग्जांपल है, जो मैं बहुत बार इस लेक्चर में दे चुका हूँ, वो है H2 गैस प्लस O2 गैस, और तुम्हें पता ही होगा वो क्या बनाते हैं, H2O वाटर विच इज इन लिक्विड, ठीक है। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम बुक से भी देख सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। वो सब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। वहाँ पे क्या होता है, A प्लस बी मिलके AB, यहाँ पे क्या होता है, AB एक रहता है, एक कंपाउंड रहता है, वो टूट के A प्लस बी, मतलब 2 अलग अलग सेपरेट सिंपलर सब्सटेंसेस देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है ना, उसको ही अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, H2O लिक्विड, वो क्या बन जाता है, H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस देता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आता है, जो मैं अभी लिस्ट कर देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, तो तुम्हें याद रहेगा। पहला है, एक याद रखना है 2FeSO4, ये डिकम्पोज हो जाता है सॉलिड अंडर हीट। हीट का सिंबल यहाँ पे आ गया, देखा, तो ये हीट जो होता है, हीट देने से ये बन जाते हैं Fe2O3, ये भी सॉलिड, प्लस SO2 ये गैस, एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। FeSO4 ये है फेरस सल्फेट, ferrous sulfate, and this is ferric oxide, which is also brown in color, brown color, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
लीड का 2PbNO3 ट्वाइस, ये भी जब हीट दोगे तब ये ब्रेक डाउन होके 2PbO सॉलिड, और यहाँ पे सॉलिड लिख लेना, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस है, एंड ऑक्सीजन ये भी गैस है, ठीक है, ये देता है। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है 2AgCl सॉलिड, ये होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, Ag सिल्वर एंड Cl क्लोराइड, ये होता है व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड। इसमें अगर तुम लोग लाइट दे दोगे तब भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, लाइट दे दोगे तब डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो 2AgS ये बन गया सिल्वर, ये हो जाता है ग्रे व्हाइट कलर का, ठीक है, ग्रे व्हाइट कलर का होता है, प्लस क्लोराइड, कितना हो गया क्लोराइड, 2 क्लोराइड, आई गेस 2AgCl 2 क्लोराइड ना, यस, ठीक है, गैस, ये हो गया येलो ग्रीन कलर का गैस, येलो ग्रीन कलर का गैस इवॉल्व होता है। नेक्स्ट इज 2AgBr, ठीक है, 2AgBr, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, ये होता है पेल येलो कलर का, पेल येलो कलर का, ये 2Ag फिर से ग्रे व्हाइट कलर का, एंड Br2 दैट इज ब्राउन इन कलर, दिस इज ब्राउन इन कलर। ये जो रिएक्शन है ना, नंबर 3 एंड नंबर 4, दीज आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, these are used in black and white photography and this reaction is very important। बहुत सालों में ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स में, ठीक है, आसाम बोर्ड्स में, AJCC में भी आ चुका है, CBSE बोर्ड्स में भी आ चुका है, स्टेट्स बोर्ड्स में भी आ सकता है, बाकी स्टेट बोर्ड्स का भी रिएक्शंस में ये सब आता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट वाला लिख दिया, ठीक है, बाकी भी पढ़ लेना, लेकिन ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट मेन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक मैं एग्जांपल देके देता हूँ कि CuSO4 है, ये एक लिक्विड होता है, फिर उसमें अगर तुम लोग जिंक दे दोगे सॉलिड, ये जिंक क्या करेगा, इस Cu को धक्का दे के बाहर निकाल देगा और खुद SO4 के साथ जाके बैठ जाएगा, ZnSO4 एक्वस बन जाएगा, एंड Cu ये जो सॉलिड होगा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। CuSO4 पहले क्या था, एक कंपाउंड के तौर पे था, जिंक आगे क्या किया, Cu जो है वो कम वीक होता है, ठीक है, इट्स अ वीक मेटल, वीक रिएक्टिविटी है, तो जिंक ने क्या किया, Cu को धक्के मार के निकाल दिया, धक्के मार के निकालने के बाद खुद बैठ गया, ठीक है, खुद बैठने के बाद क्या हो जाता है, Cu अकेला रह जाता है और वो SO4 के साथ रह जाता है। और डिस्प्लेसमेंट में और एक एग्जाम्पल भी होता है, उसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे को धक्का मारता है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सपोज BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसमें क्या होता है, बेरियम क्या करता है, सोडियम को धक्के मार के निकाल देता है और खुद जाके बैठ जाता है, BaSO4 बन गया, ठीक है, समझ आया। बेरियम क्या किया, सोडियम को धक्के मार के निकाल गया, खुद जाके बैठ गया। सोडियम ने सोचा कि मैं बेरियम की जगह पे बैठ जाऊं, बेरियम की जगह पे वो खुद बैठ जाता है और क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, ठीक है, खुद क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, यहाँ पे मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके तो लिखा हुआ है डेफिनेशन, लेकिन इसको तुम लोग ऐसे समझो। मैं पहले तुम लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये चीज होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, ये चीज होता क्या है। और ये जो ऑक्सीडेशन का फंडा है ना, ये तुम्हें और एक बार भी समझना पड़ेगा, मतलब समझना नहीं, और एक बार भी याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में ही एक और एक टॉपिक है जिसमें ऑक्सीडेशन का फंडा भी लगता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें याद रखना, अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर किसी चीज से
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर निकल गया या फिर ऑक्सीजन ऐड हो गया या फिर बोथ, इट बोथ हैपेंस एट द सेम टाइम, ठीक है, इन द सेम रिएक्शन, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल है जैसे कि सपोज 2Cu प्लस O2 गिव्स यू 2Cu। यहाँ पे देखो कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे हो गया कि वहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया। एंड रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन में अगर एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, अगर एडिशन होता है हाइड्रोजन का एंड रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोथ, दैट बोथ इट इज एडिशन भी हो रहा है रिमूवल भी होता है, तो अगर रिडक्शन, तब हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, आइदर एडिशन हो रहा है या फिर रिमूवल हो रहा है या फिर बोथ हो रहा है, तब भी हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्शन हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका ही उल्टा, कि अगर 2Cu होता है उसमें अगर हम लोग हीट दे देंगे तब वो 2Cu प्लस O2 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और फिर यहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉपर खुद अकेला है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तब हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अभी तो क्या हम लोग को समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अभी तो हम लोगों को ये तो समझ नहीं आ रहा है कि जो टाइटल में लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both happens, oxidation and reduction both happens at the same time। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, at the same time, it happens at the same time। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, इसमें अगर हीट दे देंगे तो कॉपर प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ पे देखो कॉपर का पहले क्या था, ऑक्सीजन था, उसमें कॉपर में क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे देखो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं रहा, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का नहीं रहा तो रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में कुछ नहीं था, हाइड्रोजन में पहले सिर्फ हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन तो नहीं था, लेकिन बाद में देखो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, तो फिर क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोगों को मिल जाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, जो बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक्स में भी है, ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। अभी हम लोग चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड तक ही पहुंच गए हैं। कोरोजन, अब कोरोजन क्या है, कोरोजन में क्या होता है, इट इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स, बाय केमिकल रिएक्शंस विद द एनवायरनमेंट। मतलब अगर हम लोग ऐसी एनवायरनमेंट में एक मेटल के, कुछ भी मेटल एक के टुकड़े को छोड़ देंगे, तब क्या होगा, आसपास में जो एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स होता है ना, आसपास उसके जो केमिकल्स होता है, वो क्या करेगा, उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है, टॉप जो लेयर होता है, उसमें वार करेगा और उसको उसमें अटैक करेगा, उसमें वार करेगा और उसको क्या करेगा, उसको खा जाएगा, मतलब खा जाएगा ऐसा नहीं, उसमें डैमेज कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स हो जाएगा। उस डिस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि आयरन जो होता है वो मॉइस्चर मतलब H2O के साथ और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, रस्ट, जो हम लोगों को डे टू डे लाइफ में पता है कि जंग, जो हम लोग बोलते हैं ना, जंग पकड़ लिया, इस मेटल ने जंग पकड़ लिया, वो जो जंग होता है वो क्या होता है, रस्ट होता है। वो क्यों होता है, ताकि जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो कोरोजन है ना, उसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स के साथ डिफरेंट टाइप्स का रिएक्शन होता है, ठीक है। मैं यहीं पे तुम लोगों को लिख देता हूँ जो 3 इंपॉर्टेंट इस बुक में तुम लोगों को एनसीईआरटी में है। एक होता है आयरन के साथ, जो तुम्हें पता है, रस जो होता है उसका केमिकल रिएक्शन होता है 4Fe + 3O2 + 2H2O, मतलब वो तुम्हें पता नहीं कितना H2O रिएक्ट कर रहा है, लेकिन डबल H2O रिएक्ट करता है, तब जाके 2Fe2O3
डॉट X H2O, मतलब सिंगल टाइम्स ऑफ X H2O। ये जो टोटल कंपाउंड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग, उसका केमिकल नेम जो होता है ना, इट्स लाइक आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इट्स लाइक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। तो ये बुक में नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन याद रखना, ठीक है। अगर कुछ किसी टाइम में बोर्ड्स में अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, तब ये रिएक्शंस पूछ लेता है। और एक जो मेटल है जिसके बारे में बोला गया है वो होता है सिल्वर। सिल्वर क्या हो जाता है, थोड़े दिन बाद अगर देखोगे सिल्वर के कुछ ज्वेलरी आइटम्स या फिर कुछ भी सिल्वर का अगर तुम लोग खरीदोगे ना, उसको अगर तुम लोग ज़्यादा मेंटेन नहीं करोगे या फिर डे टू डे रफ यूज़ करोगे, अगर ज्वेलरी खरीदते हो तो सिल्वर में देखना कि काला काला हो जाएगा, उसका शाइन जो है ना चला जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर का जो लेयर है ना, उसमें क्या होता है, H2S जो होता है, H2S गैस जो हमारे आसपास के एयर में होता है, वो रिएक्ट करके क्या बन जाता है, Ag2S, ठीक है, Ag2S प्लस H2 बन जाता है, ये होता है सिल्वर। और कॉपर में भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है आयरन के जैसा। कॉपर में क्या होता है, कॉपर में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों ही अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं CuCO3.CuOH2। ये रिएक्शन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में सिर्फ इसके बारे में मेंशनिंग है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ भी सकते हो नहीं भी पढ़ सकते, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे है। अगर तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो नोट्स में ये सब डाल दो, और अगर तुम लोग अभी नोट्स बना रहे हो तो लिख के रखो, एग्जाम के टाइम में एक बार रिविजन दे के चले जाना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने लिखा दिया क्योंकि मैंने बोला ही था हम लोग पूरा करेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेंगे, ठीक है। कम करेंगे लेकिन पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ तुम लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो प्रिवेंशन होता है ना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इससे ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इससे आता है, व्हाट इज कोरोजन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, गिव एन एग्जांपल, ऐसा करके क्वेश्चंस आ सकता है। तो प्रिवेंशन में बहुत सारे टेक्निक्स है। एक होता है कि पेंटिंग, एक होता है क्या, ऑयलिंग कर दो, ऑयलिंग, एक होता है गैल्वेनाइजिंग जो होता है उसमें क्या होता है, एक मेटल के ऊपर और एक नॉन रिएक्टिव मेटल का परत उसमें लगा देते हैं। एंड ये जो पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग जो कुछ भी है, उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मेटल है ना, अभी ये जो मेटल है, अभी उसके आसपास तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले एक हम लोगों ने क्या किया, उसको एक कोट दे दिया, उसको एक रक्षा कवच दे दिया, एक आर्मर दे दिया, एक लड़ाई करने का फोर्स दे दिया कि तुम लड़ाई कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसमें हार्मफुल नहीं हो जाएगा, उसमें डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसको एक लेयर के ऊपर से जाना पड़ेगा, आइदर एक पेंट का लेयर या फिर एक ऑयल का लेयर या फिर एक कुछ भी गैल्वेनाइजेशन के बाद जो नॉन रिएक्टिव मेटल रहेगा उसके लेयर को तोड़ने के बाद ही तुम मेटल को डैमेज कर सकते हो जो आसपास का केमिकल्स है, एंड वो इजीली डैमेज नहीं होता। तो ऐसे करके हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी के बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज बेसिकली जब हम लोग बाहर, मतलब रेंसिडिटी इज काइंड ऑफ ए कोरोजन, ठीक है। काइंड ऑफ ए कोरोजन क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये कोरोजन कब होता है, कोरोजन होता है जब मेटल में बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ हार्मफुल केमिकल्स रिएक्ट करके उस मेटल को डैमेज कर देता है। अब ये जो रेंसिडिटी है, ये क्या होता है, ये जो फूड मटेरियल्स हम लोग जो खाते हैं, ये फूड को अगर हम लोग बाहर हवा में ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी चीज़ से नहीं ढक के रखेंगे या फिर फ्रिज में नहीं रखेंगे, तब क्या होगा, बाहर का जो केमिकल्स है, बाहर के केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट करके वो खराब हो जाएगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। इट इज़ द रेफर्स टू द स्पॉयलेज ऑफ फैट्स, स्पेशली द फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, याद है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज आइदर एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला याद है ना। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसमें, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन इज इन अवेलेबल क्वांटिटीज, तो बहुत सारे ऑक्सीजन रहने के बाद क्या हो जाता है, जो फैट्स एंड ऑयल्स रहता है फूड में, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू अनप्लेजेंट ओडर्स एंड फ्लेवर्स, वो बदबू देना शुरू कर देगा, वो खराब फ्लेवर देना शुरू कर देगा, और वो खुद ही मतलब बहुत खराब हो चुका होगा, उसको हम लोग अगर कंज्यूम करेंगे तो हम लोगों को बीमारी भी हो सकता है। तो क्या बोलते हैं कि फूड जो हो गया ना, वो रैंसिड बन गया,
ठीक है, इसको इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। इसका बहुत मतलब प्रिवेंशन का जो एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन का एग्जाम्पल एक जो है कि चिप्स के बैग में, चिप्स का जो बैग होता है वो तो बहुत दिनों तक मतलब रखा होता है। पैकेट का जो खाना रहता है चिप्स वगैरह, वो तो बहुत ही डीप फ्राई कर किया जाता है, फैट्स में, ऑयल्स में डीप फ्राई किया जाता है। तो उसको कैसे हम लोग स्पॉयल होने से बिगाड़ेंगे, उसको कैसे हम लोग रेंसिडिटी से बचाएंगे? तो कैसे बचाएंगे? तो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, चिप्स बैग को फ्लश कर देता है, किससे? नाइट्रोजन गैस से। और ये जो नाइट्रोजन गैस होता है वो इनर्ट गैस होता है। तो क्या होता है, उस पैकेट में जितना भी ऑक्सीजन रहता है ना वो बाहर निकल जाता है और भीतर सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहता है। और नाइट्रोजन गैस तो रेंसिडिटी नहीं कर देता, वो स्पॉयल नहीं करता, वो खाना अच्छा ही रहता है। तो चिप्स बैग को नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश किया जाता है। और हम लोग बाकी जो खाना रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं, केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। फिर क्या कर सकता है, सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हवा नहीं आएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगा और रेंसिड भी नहीं हो जाएगा, तो हम लोग उसको बचा सकते हैं सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर में। रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जो कोल्ड एनवायरनमेंट में जो रहता है ना उसमें भी ज़्यादा खराब नहीं होता। जितना गर्मी बढ़ता है, तुम लोग देखते भी होगे कि गर्मी के दिनों में मम्मी बोलती है कि खाना जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। और ठंडी के दिनों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है, ऐसा बोलता है ना मम्मी, जब तुम लोगों को घर में खाना पकाती है, ऐसा बोलती होगी। तो ये इसलिए बोलती है क्योंकि जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, वो रेंसिडिटी ज़्यादा जल्दी हो सकता है, ठीक है। जो बाहर का एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन लेके वो रेंसिड बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि दूर रहे, ठंडा रहे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ज़्यादा नहीं हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो और रेंसिडिटी नहीं हो और वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन भी याद रखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। लेकिन जाने से पहले हम लोग करेंगे थोड़ा सा बात, क्योंकि ये तो हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर था और अभी भी बहुत सारा लेक्चर्स बाकी है, बहुत सारा चैप्टर्स बाकी है। नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो उसको हम पढ़ेंगे। बहुत सारा चैप्टर्स है, केमिस्ट्री, अभी तो केमिस्ट्री का पार्ट हो रहा है, फिर फिजिक्स का पार्ट आएगा, बायोलॉजी का पार्ट आएगा। देखते हैं कौन पढ़ाता है, शायद मैं भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर अभी तुम लोगों के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि तुम लोगों को कैसा चीज़ चाहिए। पहले तो ये जो लेक्चर नोट्स है, जो मैंने अभी जो स्लाइड्स में लिखा है, उसको हम लोग बोलेंगे लेक्चर नोट्स। तो जो लेक्चर नोट्स है ना, वो तुम लोगों को मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लो। लेक्चर नोट्स जो है वो मिल जाएगा। फिर तुम्हें चैप्टर 1 का चैप्टर जो नोट्स है वो भी तुम लोगों को मिल जाएगा। चैप्टर नोट्स में तुम लोगों को पैराग्राफ वाइज या फिर टॉपिक वाइज ही कह लो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में नोट्स तो है, लेकिन उसमें चैप्टर नोट्स में और क्या इंक्लूडेड है, चैप्टर नोट्स में MCQs इंक्लूडेड है। चैप्टर नोट्स में तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ब्रीफ आंसर मतलब वो जो 1-2 मार्क्स का कैरी करता है, ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस जो होता है, ठीक है, 2-3 मार्क्स वाला। वेरी शॉर्ट मतलब 1 या फिर 2 मार्क्स वाला। MCQs तो 1 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स, ठीक है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4-5 वगैरह मार्क्स का जो आता है, मतलब ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है, वो चैप्टर नोट्स के नीचे तुमको मिल जाएगा। मतलब चैप्टर नोट्स का जो PDF रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन और उसके साथ जैसे कि इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशंस, ठीक है। बैलेंसिंग का जो एक प्रैक्टिस शीट है वो भी तुम लोगों को मिल जाएगा। बैलेंसिंग का जो प्रैक्टिस शीट है वो भी तुम लोगों को मिल जाएगा, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये 3 चीज तुम लोगों को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? तुम लोगों को जाना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन तुम लोगों को जाना पड़ेगा टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में। या फिर यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का भी लिंक दे दिया होगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम है, गूगल ड्राइव का तो तुमको लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम होता है तो टेलीग्राम में जाके क्या सर्च करोगे,
टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे @class vista वन शॉट क्लास विस्टा वन शॉट लिख के अगर तुम लोग सर्च करोगे, क्लास विस्टा वन शॉट लिख के तुम लोग सर्च करोगे, तब तुम लोगों को मिल जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, रुको एक सेकेंड। एक बॉक्स बना के मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बॉक्स बना के लिख देता हूँ, क्या है, @class vista वन शॉट। और ये जो टेलीग्राम लिंक का है ना, इसका भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ये जो लेक्चर नोट्स, चैप्टर नोट्स, बैलेंसिंग का प्रैक्टिस शीट तो सिर्फ इस चीज़ में होगा, एसिड बेसिस में नहीं होगा। वहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ लेक्चर और चैप्टर नोट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे मिलता है रिसोर्सेज, मैं वहाँ पे दे दूंगा, एंड दैट इज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी तुम लोगों को पे करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम लोगों को अगर मिलता भी है ना इंटरनेट में, कोई अगर तुम लोगों को पेमेंट लेके बेच रहा है तो बोलो कि नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल सिर्फ ज्वाइन करना है या फिर गूगल ड्राइव का लिंक जो है सिर्फ ओपन करना है। तुम लोगों को डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में तुम लोगों को डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो वहाँ से डाउनलोड करो, पढ़ो, आराम से मार्क्स तुम लोग ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है। लेक्चर नोट्स में तुम लोगों को थोड़ा छोटा मिल सकता है, मतलब छोटा मिल सकता है एज इन मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया, लेकिन पूरा टॉपिक का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, क्लास चैप्टर 1 का जो सिलेबस है मैं पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चैप्टर नोट्स में तुमको सब मिल जाएगा, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, ब्रीफ आंसर, लॉन्ग आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया हुआ यह लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वो जो बेल वाला आइकन है उसको भी ऑन कर दो, क्योंकि ये जो वन शॉट लेक्चर्स आ रहा है ये हर वीक में आने वाला है। साइंस का हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस एंड मैथ्स एंड इवन एडवांस मैथमेटिक्स का भी हम लोग करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इसको बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से शेयर कर दो ताकि बहुत सारे बच्चों का हेल्प हो जाए, तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों का भी हेल्प हो सकता है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं और एक बार याद कराना चाहूँगा, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए होगा पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट में भी मैं लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव का और टेलीग्राम चैनल, या फिर इधर वन ऑफ देम मैं दे दूंगा। तो तुम लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बना लो। एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, अभी ध्यान लगा के पढ़ाई करो। ये लेक्चर अगर फिर से कुछ टॉपिक रह गया हो तो देख लो, अच्छे से देख लो। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, पढ़ते रहना।